प्रॉफिट लॉस में उतला होगा। कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। एक तो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और वेव नंबर फॉर ए ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब एक जगह से जंप करके इलेक्ट्रॉन दूसरे में गया, ठीक है। एनर्जी गैप बिटवीन ऑर्बिट्स, डेल्टा ई। ई एफ मतलब फाइनल एनर्जी और ई आई मतलब इनिशियल एनर्जी जो था, ठीक है। इन दोनों में जो अंतर है दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी गैप या डेल्टा ई, ठीक है। इक्वल टू, नाउ हमें पता है E इज गिवन एज माइनस आर एच बाई एन वन स्क्वायर। आर एच पढ़े थे ना, रेडबर्ग कांस्टेंट। डेल्टा E इक्वल टू हो गया ई एफ माइनस ई आई। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ई एफ की जगह हो जाएगा माइनस आर एच बाई एन एफ स्क्वायर फाइनल वाला, और माइनस और फिर से अंदर माइनस आर एच बाई एन आई का स्क्वायर इक्वल टू, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी बाद वाला हम पहले लिख सकते हैं। यानी ये हो जाएगा आर एच बाई एन आई का स्क्वायर माइनस आर एच बाई एन एफ का स्क्वायर इक्वल टू, हम आर एच ले सकते हैं कॉमन, इंटू अंदर क्या आ जाएगा 1 बाई एन आई स्क्वायर माइनस 1 बाई एन एफ स्क्वायर, ठीक है। ये कभी कोई डेरिवेशन के लिए आता है। इक्वल टू, नाउ आर एच जो है इसका वैल्यू 2.18 इंटू 10 का पावर -18 होता है, ठीक है। तो इसको रिप्लेस कर देंगे और हम अंदर लिख देंगे 1 बाई एन आई स्क्वायर माइनस 1 बाई एन एफ स्क्वायर, ठीक है। फाइनल और इनिशियल। तो इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया लगेगा। तो ये हो गया हमारा किसका, डेल्टा ई यानी एनर्जी गैप, है ना। लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। यानी ये हमारा भी एनर्जी गैप केवल निकला है, ठीक है। तो इसके आगे हम और करेंगे अभी। इसको लिख लो इक्वेशन 1, ऐसे ले लो। इक्वेशन 1 एक आ गया हमारा किसके लिए, डेल्टा ई का वैल्यू आया ये, है ना। डेल्टा ई इक्वल, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ। तो E इज इक्वल टू पढ़ा था हमने क्या, एच न्यू फ्रीक्वेंसी, याद है ना। यस सर। तो इससे हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ई बाई एच, और डेल्टा ई मतलब क्या हो गया, वही E2 माइनस E1 और डिवाइडेड बाई एच को G1। ऐसे ही रहने दो। या फिर अभी हमने निकाला था आर एच, है ना, और इसको बाई एच। आर एच इंटू क्या था, 1 बाई एन आई स्क्वायर माइनस 1 बाई एन एफ स्क्वायर। जो फर्स्ट इक्वेशन आया हमारा वो हमने इधर पे रिप्लेस कर दिया डेल्टा ई की हाँ। जगह, और नीचे एक एच भी है ना। इक्वल टू, अब हमें आर एच का वैल्यू पता है 2.18 इंटू 10 का पावर -18। -18। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू याद है, एच का वैल्यू, क्या? प्लैंक्स प्लैंक कांस्टेंट था ना, कांस्टेंट एच। हाँ, एच उसका लिखेंगे ना। 6 हाँ, इंटू 10 का पावर -34, 84। ये याद रखना। हाँ। और बाकी सब तो जैसा है वैसा ही रहेगा, एन आई स्क्वायर माइनस बाई एन एफ स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करना है। इसको प्रैक्टिस करना, सॉल्व करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम कम पड़ जाएगा। इसको 3.29 के आसपास आएगा, इंटू 10 का पावर ये हो जाएगा 15, और बाकी जो है वो वैसे ही लिख देते, ठीक है। तो ये डेरिवेशन कभी कभी आता है, ठीक है। तो ये हो गया किसके लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए। तो क्या हमें केवल फ्रीक्वेंसी निकालना था या और भी कुछ निकालना था, वेवलेंथ। वेव नंबर। वेवलेंथ और वेव नंबर दोनों अलग अलग हाँ। चीजें हैं, है ना। तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। दो चीजें हमने निकाल ली है ना। अब थर्ड निकालना है हमें, वेव नंबर। इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। ओके, वेव नंबर हमने ऐसे दिखाया था, इक्वल टू क्या होता है, वेव नंबर इक्वल टू, या फिर 3 वन बाई बाई लैम्डा। लैम्डा।
वैसे ही लिखो तो ज्यादा 1 by lambda. हाँ 1 बाई लैम्डा। और लैम्डा को कह सकते हैं जैसे स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू हाँ टाइम 1 बाई, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3 by v v को मान लो velocity. c अगर, ठीक है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट होगा ना c, तो अगर यहाँ पे c ले लो तो यहाँ पे ct भी आ जाएगा 1 बाई ct, और 1 बाई t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बाई c, ऐसे भी लिख हाँ सकते हैं ना। तो ये हम निकाल चुके हैं ना, लास्ट क्वेश्चन इसको हमने लिखा था ना, तो उसी को रिप्लेस कर देंगे इधर बस, है ना। ओके, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं जो पहले हमने रखा था, 3.29 इंटू 10 का पावर 15 आया था ना, ठीक है, इंटू 1 बाई एन आई स्क्वायर माइनस n 1 बाई का एन n f एफ का स्क्वायर, स्क्वायर. और डिवाइडेड बाई सी, सी का वैल्यू क्या रखेंगे, c का वैल्यू C 3 का into मतलब 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड. हाँ 3 इंटू 10 का पावर 8, ठीक है, इक्वल टू, मेरा ब्लैक तो वाला इसको कितना अगर निकला? कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 1.09 के आसपास, ऐसे एग्जैक्टली इतना बड़ा आता है, इंटू इसको अगर 10 का पावर 7 ले लेंगे तो ये आएगा पर मीटर में, एन आई स्क्वायर माइनस 1 बाई एन एफ स्क्वायर पर मीटर, और अगर पर सेंटीमीटर में लेना है तो 10 का पावर 7 हट जाएगा, रीजनिंग का तो 1 बाई एन आई स्क्वायर माइनस 1 बाई एन एफ स्क्वायर, ये हो गया पर सेंटीमीटर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक पर मीटर है और एक पर सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हो गया थर्ड Yes. इक्वेशन ना, तो ये हो गया तीसरा, तो हमारा वेव नंबर भी निकल गया, फ्रीक्वेंसी भी निकल गया, है ना। तो ये याद रखना है कि अगर 1096777 ले रहे हैं केवल तो पर सेंटीमीटर में आएगा, और 1.096667 ले रहे हैं तो ये पर मीटर में आएगा, ठीक है। तो अब इस पे एक आध क्वेश्चन करते हैं तो आइडिया लगेगा कहाँ यूज होता है, ठीक है सब। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ नाउ एक क्वेश्चन है जैसे, व्हाट आर द frequency and wavelength of a photon emitted during a transition, उसका पोजिशन मतलब चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5 स्टेट टू n इक्वल टू 2 स्टेट इन हाइड्रोजन एटम, क्योंकि वो सब जो मैंने लिखा है वो सब हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 5 स्टेट टू n इक्वल टू, तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ई 1 by बाई, t. हाँ हाँ ऐसे तो डेल्टा ई बाई एच 8. ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ ओके, तो मतलब हमें डेल्टा ई निकालना पड़ेगा पहले, एच तो कांस्टेंट है लेकिन डेल्टा ई तो नहीं पता है, तो डेल्टा ई का फॉर्मूला भी लिखा है हमने पीछे, सबसे पहले डेल्टा ई का हाँ लिखे तो ना। डेल्टा ई माइनस. हाँ डेल्टा ई क्या हो जाएगा, 2.18 इंटू 10 का पावर माइनस 18 इंटू 1 बाई एन आई स्क्वायर माइनस 1 बाई एन एफ स्क्वायर, किया था ना। यस सर. डेल्टा ई का फर्स्ट इक्वेशन जो लिखा है वो डेल्टा ई का ही आया था, फिर हमने फ्रीक्वेंसी और फिर वेव नंबर निकाला, तीन इक्वेशन आए थे, है ना। डिवाइडेड बाई एच, एच मतलब वही 6.626 इंटू 10 का पावर माइनस 34, ठीक, इक्वल टू, तो 2.18 ये सब तो ऐसे ही रहने दो, इंटू 10 का पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाई 6.626 तो 10 का पावर माइनस 30 इंटू 1 बाई एन आई क्या हो जाएगा हमारा, आई मतलब इनिशियल, है ना, तो शुरू में क्या था, हाँ तो 5 5 है ना, 5 यानी कि हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 1 बाई प्लस 2 स्क्वायर, है ना, 2 स्क्वायर. इक्वल टू, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 2.18 बाई 6.26, ठीक है,
इंटू 10 का पावर 34 ऊपर चला जाएगा, मतलब 34 माइनस 18 हो जाएगा, है ना। 34 माइनस 18, ये पता ना एक्सपोनेंट वाला, यस सर। ये माइनस 34 ऊपर चला जाएगा तो 34 माइनस 18 है ना, 16 आ गया, इंटू 1/25 माइनस 1/4, ठीक है, इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ, तुम प्रैक्टिस करके देखना कितना आता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, 4.58 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल, ठीक है। 1/25 माइनस 1/4, तो 1/4 बड़ा है तो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा, ठीक है, क्योंकि 1/25 जो है यस। दैट इज लेस, और 1/4 वाला बड़ा है ना, इसमें से, तो हमारा आंसर हाँ नेगेटिव में आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो -4.5 इंटू -19 जूल आ गया, तो ये हमारा किस चीज का वैल्यू आया, खाली डेल्टा ई का आया, है ना। डेल्टा ई के नीचे डिवाइडेड बाई एच की वैल्यू लिख देंगे, ये पूरा डिवाइड बाई एच की क्या वैल्यू आया, 6.626 इंटू 10 का पावर -34, ये वाला तो, अच्छा मैंने यहाँ पे डाल दिया था ना, ठीक, बता, एक मिनट, ऊपर का वैल्यू तुम्हारा टोटल कैलकुलेट करो तो कितना आ जाएगा, 4.58 इंटू 10 का पावर -19 जूल एनर्जी वाला, और एच वाला कितना है, 6.626 इंटू 10 का पावर -34, है ना, इक्वल टू, ये आ जाएगा 6.91 इंटू 10 का पावर 14, ठीक है, हर्ट्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी निकाल रहे थे हम लोग, है ना। यह है हमारा फ्रीक्वेंसी, और क्या निकालना है, वेव नंबर। नहीं नहीं, इसमें नंबर, नहीं, इसमें तो वेव लेंथ निकालना है। हाँ वेवलेंथ, इसका वेव लेंथ। स्क्रीनशॉट लो, हाँ इसका स्क्रीनशॉट लो, अगले पेज में कर। हाँ। वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या फिर नहीं। स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी, है ना, इक्वल टू, सी का वैल्यू तो पता ही है, 3 इंटू 10 का पावर 8, है ना, डिवाइडेड बाय हाँ। फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल चुके हैं अभी अभी, है ना, यस। वही डाल देंगे, 6.91 इंटू 10 का पावर 14, है ना, इक्वल टू 3/6.9 को हम ऑलमोस्ट 7 ले सकते हैं, ठीक है, इंटू 10 का पावर 8 -14 हो जाएगा, अब ये कितना आ जाएगा, 0.7 4 28 7.43 के आसपास, इंटू 10 का पावर -6। -6, है ना, -6, ओके, और ये किस में आ रहा है हमारा, मीटर में, हाँ, मीटर पर में आएगा ना, मीटर। है ना, इतना मीटर होगा, वेव ओके, नंबर, हाँ। वेव लेंथ निकाल रहे हैं ना हम लोग, वेव लेंथ तो मीटर में ही हाँ आएगा, हाँ। वेव सॉरी। नंबर पर मीटर में आएगा, है ना, ओके, ठीक, एक बार मुझे देखना था एनसीईआरटी वाला बुक, पेज नंबर 49 में क्वेश्चन ये हमने रिव्यू किया है ना, इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है कि नहीं, वन कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, हाँ प्रॉब्लम 2.11 वो करते हैं, इसको क्लियर करता हूँ मैं, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड with the first orbit of helium. What is the radius of this orbit? तो En का मैंने लिखवाया था ना, En इक्वल टू -2.18 इंटू 10 का पावर इंटू 10 का पावर। -18 जूल,
हाँ और जेड स्क्वायर, जेड मतलब क्या है, डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर पर एटम। ये फॉर्मूला लिखा है कि नहीं? नहीं तो नहीं लिखा है तो लिख लो इसको। ये वाला जनरल फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है। अगर हमें एनर्जी निकालना है एसोसिएटेड फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम, तो जेड का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो जेड मतलब क्या होता है? एटॉम एटॉम। हाँ, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को। ओके, तो ये हो गया हीलियम के लिए फॉर He प्लस n इक्वल टू 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर कितना है? Z यस इक्वल टू 2। एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता टू। है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम है ना। तो इसीलिए अब यस हम लोग जो फर्स्ट ऑर्बिटल निकालना है तो E1 लिख देंगे यहाँ पे, है ना। -2.18 इंटू 10⁻⁻8, ये तो कांस्टेंट है तो रहेगा ही, इंटू Z का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, है ना। हाँ पूरे एटॉमिक नंबर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और नीचे n तो 1 था ही, 1 स्क्वायर, है ना, इक्वल टू, ये अप्रोक्स तुम्हारा आएगा -8.72 इंटू 10⁻−18 जूल। इसको करके देखना खुद से, खाली मल्टीप्लाई करना। तो ये एनर्जी निकल गया, है ना। और कुछ निकालना है? नहीं तो हाँ रेडियस रेडियस। निकालना है। हाँ, तो R इक्वल टू, रेडियस का फॉर्मूला मैंने नहीं लिख पाया तो लिख लो, और लिख पाया तो कोई बात नहीं, 0.0529, ये जीरो है, 0.0529 nm यानी नैनोमीटर -9 10 का नैनोमीटर, पावर -10 9। इंटू n स्क्वायर बाई जेड। जेड को पता ही एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये यस अगर सर। नहीं लिखवाया तो लिख लो Rn, सब इंपॉर्टेंट है, अगर ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो इक्वल टू कितना हो गया? तो यहाँ पे तो हमारा n का अगर वैल्यू 1 वैल्यू ही है। हर फॉर्मूला में सेम रहेगा। हाँ, फिर से बोलो। ये जो फॉर्मूला वैल्यू है वो हर फॉर्मूला में हर किसी भी एटम के साथ सेम सेम रहेगा, रहेगा। हाँ बिल्कुल। रेडियस का। हाँ, सेम रहेगा। 0.0529 जो है वो हमेशा फिक्स है। उसके बाद तुमको खाली n और z लगाना रहेगा, वो तुम्हें दिया रहेगा। n मतलब ऑर्बिट कौन सा हाँ है, और z मतलब उसका एटॉमिक नंबर क्या है, बस, एटॉमिक है ना। नंबर हाँ। तो तुम डायरेक्ट डाल देना है बस, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना है, 0.0529 नैनोमीटर, है ना। मतलब तुम्हारा जो आंसर आ रहा है वो किसमें आ रहा है? नैनोमीटर में। n तुम्हारा हो गया 1, तो ऊपर 1 ही रह जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई मतलब सेम नंबर आ गया। और नीचे z तुम्हारा कितना हो जाएगा? 2, टू। मतलब 0.0529 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई हो गया 2, है ना, इक्वल टू, इसका आधा ले लो तो इसका आ जाएगा 0.0645, ठीक है, नैनोमीटर। क्योंकि एन स्क्वायर तो 1 स्क्वायर होके गायब हो गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया कैसे किए? यस। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इसलिए सब फॉर्मूला याद रखना है ना। फॉर्मूला ऐसे से प्रैक्टिस करो तो अपने आप याद होते जाएगा, ठीक। ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर कर दूं? यस सर। Heisenberg's uncertainty principle, uncertainty principle, इसका मतलब पता है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेन मतलब पक्का नहीं है कोई भी चीज। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, उसका पोजीशन हमें एग्जैक्ट कभी देखना है तो हम नहीं पता कर पाएंगे कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर है ना। इसको बोलते हैं हम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। इट स्टेट्स दैट, इट states that it is impossible, it is impossible to determine simultaneously, एक साथ simultaneously the exact position
the exact position and exact momentum और वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, उसकी स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग समझ में आया? यस सर। It states that it is impossible to determine एक साथ simultaneously exact position and exact momentum। exact position कहाँ पर है और उसकी वेलोसिटी क्या है, ये हम कभी पता नहीं कर सकते, यह असंभव है ना। इसको मैथमेटिकली Yes, sir. कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली इट इज रिटन एज डेल्टा एक्स, एक तरह से हो गया ये पोजीशन, इनटू डेल्टा पी एक्स, यानी ये हो गया मोमेंटम, इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई। ठीक है, और मोमेंटम क्या होता है? p इज इक्वल टू MV. mv, दिस इज आल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई, और डेल्टा x इंटू डेल्टा वी एक्स, क्योंकि मास तो कांस्टेंट होता है तो मास में हमारा डेल्टा नहीं लगेगा, वो चला जाएगा राइट साइड में, तो हो गया h बाई 4 पाई m। ये 3 स्टेप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेल्टा x का मतलब क्या हो गया? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा px क्या हो गया? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और डेल्टा vx क्या हो गया? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, है ना। यहीं पर लिखना पड़ेगा वेयर डेल्टा x is the uncertainty in position, ठीक है। डेल्टा px is the uncertainty in momentum and delta vx is the uncertainty in velocity, ठीक है। इतना तो लिख ही सकती हो, है ना। Yes, sir. ओके, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, मैं क्लियर कर देता हूँ। Hmm. Heisenberg's uncertainty principle is, अरे ये क्या लिखा हुआ है पेज नंबर 51 में? आपके पास अगर है बुक तो अभी हाँ है, बताओ बताओ कौन सा चीज? पेज नंबर 51 में हाँ हाँ, कौन सा? सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशंस ऑफ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्या इससे इम्पोर्टेंट हमें मिला? उसके नीचे नीचे बॉटम में भी एक है डीप किया हुआ, वही तो मैं लिख रहा हूँ, हाइलाइटेड, द वही वाला लिख इफेक्ट रहा हूँ, ऑफ। हाँ वही वाला लिख रहा हूँ मैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी यस। प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट, है ना, सिग्निफिकेंट हाँ हाँ। ओनली फॉर मोशन ऑफ microscopic objects and is negligible for macroscopic। माइक्रो और ये objects। माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है? माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा, जो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, और मैक्रोस्कोपिक मतलब कंपैरेटिवली लार्जर देन द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, है ना। अगर बहुत छोटा हम सोचेंगे तभी जाके ये प्रिंसिपल वहां पे एप्लीकेबल है, मतलब इट इज इंपॉर्टेंट या हाँ। सिग्निफिकेंट कहाँ हम अप्लाई करेंगे? जहां बहुत छोटे किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है ना, बहुत छोटा साइज होना चाहिए जो हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़े, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल साइज है तो वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, बहुत छोटा, जैसे कोई 10⁻⁻⁶ ऐसा कुछ लिखा है तो ठीक है,
ये बोल दे 100 kg का या 100 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है तो वो सब चीज हम देख सकते हैं। तो दैट इज नॉट माइक्रोस्कोपिक, दैट इज मैक्रोस्कोपिक, थोड़ा बड़ा है। ठीक है, अब देखो तुम्हें क्वेश्चन दिया है प्रॉब्लम 2.15 अगले पेज में, दिख रहा है? हाँ देखो वो वाला करके देखते हैं कि हम लोग को अप्लाई कैसे करना है। मान लो अभी क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे, है ना? इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। क्या है ए माइक्रोस्कोप, ठीक है मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ तो दिख ही रहा है ना तुम्हें? हाँ ए माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटॉन्स। अब देखो माइक्रोस्कोप इज यूज यानी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना? यानी वहां पे हम हाँ अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है? इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद इन अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस दिया है। डिस्टेंस मतलब किसके बारे में दिया है? एक्स दिया है कि बी दिया है कि एम दिया है? यहाँ पे तो एक्स ही मतलब दिया हम होगा। एक्स की बात कर रहे हैं, है ना? कितना दिया है? 0.1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 का पावर -10 हाँ। -10 मीटर, है ना? ओके। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व? जैसे आ गया अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व यानी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाना है ना? इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, मतलब हमें डेल्टा वी एक्स निकालना है ना? पी। इसमें हाँ अनसर्टेनिटी कितना होगा? ठीक है, तो हम पहले वही फॉर्मूला लिख लेंगे। हाँ, हमने क्या पढ़ा था? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू h/4 पाई, है ना? हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। 4 5। अब हम लोग पी की जगह क्या लिख दिए थे? एम वी। एम तो कांस्टेंट है, डेल्टा वी एक्स, और यहाँ जाएगा डेल्टा, और ये वी एक्स है, वी एक्स इक्वल टू h/4 पाई। और हमको निकालना है डेल्टा वी एक्स, तो इसको यही छोड़ दो और बाकी सबको उस साइड ले जाते हैं। h/4 पाई, एम भी नीचे आ जाएगा और एक डेल्टा एक्स भी नीचे आ जाएगा, है ना? इक्वल टू एच का वैल्यू तो हमें पता ही है, 6.626 इंटू 10 का पावर -34 -34। डिवाइडेड बाई 4 पाई यानी 4 इंटू 3.14 इंटू एम, मतलब 14। मास। किसका मास? हाँ ये एक्स मास का। ऑफ, मास ऑफ मतलब मास की जगह कुछ लिख सकते हैं हम लोग? नहीं लिखेंगे तो आंसर नहीं आएगा ना, हाँ मास तो डालना पड़ेगा ना। तो मास हाँ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? हाँ 9.1 इंटू फोटोन। 10 का पावर -31, ठीक है, केजी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, यहाँ पे मैं ई कर देता हूँ तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? समझ में आया? यस। इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स हमें दिया हुआ है, कितना दिया है? 0.1 इंटू हाँ 10 का पावर -10, है ना? -10। अब इस पे तुमको मैथमेटिक्स यूज करना है ना? इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, इसको ट्राई करना, प्रैक्टिस करना। 5.79 इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड, 6। है ना? क्योंकि वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड में ही आएगा, है ना? यस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है ना, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। इसको क्लियर कर दूं? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें दिख रहा है ऑलरेडी, ए गोल्फ बॉल हैज द मास ऑफ 40 ग्राम, ठीक है, मास ऑफ 40 ग्राम एंड ए स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ 40 ग्राम एंड स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? If the speed can be measured within accuracy of 2%, within accuracy of 2%, यानी कि तुम्हें क्या दे दिया? 2% निकालना पड़ेगा पहले v का। 45 इंटू यस। 2/100, है ना? तो छोटा कर लो, 5 9 जा, 5 20 जा, 2 1 जा, 2 10 जा, एक तो हो गया 9/10, है ना? या फिर लिख सकते हैं इसको 0.9 मीटर यस पर सेकंड, ठीक है? ओके, 0.9 आ गया। अब वही क्वेश्चन फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग? h/4 पाई एम 4 पाई डेल्टा वी, है ना? एम h का हमें पता है वैल्यू 6.626 इंटू 10 का पावर इंटू -34, 34। ये हो गया 4 इंटू 3.14, है ना? अब m जो है तुम्हें यहाँ पे ऑलरेडी दिया है ना? तो कितना दिया है? 40 ग्राम, है ना? तो 40 40 का। ग्राम हाँ दिया है तो उसको हमें केजी में करना पड़ेगा। लेकिन इसमें तो ग्राम में ही दिया है। इसमें हाँ ग्राम में दिया तो केजी में करना पड़ेगा ना। हाँ तो केजी में क्या हो जाएगा? इंटू इसको 10 का डिवाइड पावर कर -3, देंगे 1000 से। हाँ है ना?
ओके, इनटू अब हम v नहीं लिखना है, vx लिखना है। कितना है हमारा 0.9 है ना। 9। डेल्टा v मतलब v तो हमारा 45 था, मगर डेल्टा v चाहिए है ना। तो आंसर तो डेल्टा v का वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले परसेंटेज दिया, उससे 2% निकालना पड़ेगा उसका, है ना। तो लिखा है ना, स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%। जहां पे एक्यूरेसी ऑफ 2% आ गया मतलब डेल्टा v की बात कर रहा है, ठीक है। तो 0.9 हो गया। अब इन सबकी वैल्यू बस डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1.46 इंटू 10 का पावर -33 मीटर। तो ये सब मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे उतना टाइम नहीं है प्रैक्टिस करने का, है ना। लेकिन खुद करके देखा तुम्हारा वैल्यूज क्या क्या आ रहा है, क्योंकि अगर नहीं आ पाएगा तो फिर इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हेज़ेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। ओके, ये टॉपिक खत्म हो गया। अब क्या क्या बचा है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, हाइड्रोजन, हाँ स्क्रोडिंजर इक्वेशन, तो ये बता है। बाकी एल एम एन ये सब बचा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। तुम्हें ये सब पता है, जो ऑर्बिटल फिलिंग का रूल है 1s 2s करके जो लिखते हैं, यस सर। पता है इसका, इसका स्क्रीनशॉट उसको क्लियर करो। हाँ, हाँ, कैसे लिखते हैं ये पता है, 1s लिखते हैं, फिर 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 3d। पता नहीं वाला कैसे बनाते हैं, ये वाला पता है ना। हाँ, पता है बहुत। ठीक है, उसको मैं नहीं बताऊंगा। ओके, बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तुम इस ढंग से बना सकती हो, 3 4 एग्जांपल लेके, है ना। हाँ, उसका जितना एटॉमिक नंबर उसके अनुसार अरेंज कर सकते हैं। हाँ, स्टेबिलिटी भी पता ही होगा। अगर एक पूरा ऐसे फिल हो गया, पहले ये फिल होगा, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। तो ये सब चीज तो हम जो ये छोटा मोटा ज्यादा डिस्कस नहीं करने लायक है। एल एम एन ये सब आपने प्रैक्टिस किया है, एजिमुथल क्वांटम नंबर, ये सब हाँ। एल वाला नहीं, सब शेल। नहीं, तो ये वाला बस बच गया ना एक हमारा। ठीक है, तो कल ये खत्म है। तुम्हारा भी टेस्ट कब तक है? 23 तक। 23, आज है 17, है ना। ओके, तो यही टाइम रखना बेटर है हाँ, ना, इस टाइम कोई दिक्कत तो नहीं है। तुम्हारा कोई छुट्टी भी है कि लगातार होता है नहीं एग्जाम? नहीं, लगातार ही 2 शिफ्ट में रहता है, 2 सब्जेक्ट का। लगातार है, तो फिर तो दिन कैसे लग जाएगा। बाकी अभी स्कूल वगैरह में कुछ काम वगैरह चल रहा है, तो अभी स्टूडेंट लोग को बोला है आने, लेकिन अगर एग्जाम हो जाएगा तो फिर नहीं जाएंगे। है ना, पहले भी हो सकता है ना, मतलब। चलो ठीक है, तो मेरे ख्याल से हाँ। नेक्स्ट क्लास में ये हो जाएगा। ये भी थोड़ा लंबा खींच गया क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं इसमें, है ना। नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाना चाहिए, चलो ठीक है। आज का एंड करते हैं। इसका मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना एक बार, ठीक है। हाँ। ओके, बाय।